हेलो दोस्तों, मैं आबिद हसन खान, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय नवीन एसटीएस महाविद्यालय जामगंवाड़ अरर, जिला दुर्ग। आज अपन पढ़ेंगे एडवांस अकाउंटिंग के अंदर में रॉयल्टी अकाउंट, अधिकार शुल्क खाते। अधिकार शुल्क खाते क्या होते हैं, इनके मेन उद्देश्य क्या होते हैं, किस कंडीशन में बनाए जाते हैं और इसके अंदर जो शब्द अपन उपयोग करते हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे सामान्य रूप से नाम से समझ में आ रहा है अधिकार शुल्क खाते, हमारे पास लिखा हुआ परिभाषा, नाम से समझ में आ रहा है अधिकार शुल्क एक ऐसी फीस जो किसी दूसरे की संपत्ति को उपयोग करने के बदले में चुकाई जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अधिकार शुल्क। हम दूसरे के तेल के कुएं को, गिट्टी खदान, कोयला खदान या अन्य कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इस प्रकार की कोई भी संपत्ति को जिस पर जो दूसरे की संपत्ति होती है उसको अपने अधिकार में लेते हैं एक निश्चित उद्देश्य के लिए, एक निश्चित समय के लिए, और उसको उपयोग करते हैं। उसको उपयोग करने के बदले में जो प्रतिफल, जो कंसिडरेशन, जो शुल्क दिया जाता है, उस शुल्क को अपन बोलते हैं अधिकार शुल्क, रॉयल्टी शुल्क बोलते हैं, रॉयल्टी फीस। तो इसकी आदत परिभाषा क्या होगी, समान रूप से बोल सकते हैं एक निश्चित उद्देश्य के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए दूसरे की संपत्ति को अपने अधिकार में लेना और उसका उपयोग करना, उसके बदले में दिए जाने वाला रेम्यूनरेशन, जो प्रतिफल होता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, अधिकार शुल्क कहलाएगा। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण में इसके सबसे पहला इसका उद्देश्य का होना चाहिए, एक निश्चित उद्देश्य के लिए। अब जैसे अपन किसी का गिट्टी का खदान है, तो गिट्टी का खदान अपन 2 साल, 5 साल या 10 साल के लिए लेंगे, तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होगा, उसकी जमीन से अपन को गिट्टी निकालना है। कोयला खदान है तो कोयला निकालना है, तेल का कुआं है तो तेल निकालना है। इस प्रकार से अन्य और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अधिकार शुल्क चैप्टर के अंदर अपन जिनको लिया जाता है और उसको अपन उपयोग किया जाता है। तो पहला हमारा पॉइंट होगा उसका उद्देश्य होना चाहिए, वो यूज करना। एक निश्चित अवधि के लिए 5 साल के लिए वो एग्रीमेंट होता है, पट्टेदार और पट्टा ग्रहीता है, देने वाला और लेने वाला, जो संपत्ति का मालिक है वो देगा और जो पट्टा ग्रहीता है जो ले रहा है उसको उपयोग करेगा। इन दोनों की अवधि होती है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, आपको ऑलरेडी बताया जाएगा। वो उसको हम क्या बोलते हैं, एक निश्चित अवधि का होना। पहला होगा हमारा क्या, उद्देश्य का होना, उपयोग करना एक निश्चित अवधि के लिए, और एक एग्रीमेंट होना, एक लिखित एग्रीमेंट होना चाहिए कि आपस में क्या एग्रीमेंट हो रहा है, कितना रेट से फीस लिया जाएगा, कितने समय के लिए दिया जाएगा और क्या शुल्क लिया जाएगा, और जो अन्य बातें हैं। प्रतिफल, कंसिडरेशन, मतलब कोई भी आदमी अपनी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे ही उपयोग करने नहीं देगा, बदले में वो फीस लेगा, उसी फीस को हम क्या बोलते हैं, अधिकार शुल्क बोलते हैं। उसका एक रेट होगा, ये सब बातें हैं। इस बार हमारा आता है किराया और अधिकार शुल्क में क्या है। ठीक है, बेसिकली बोलने की भाषा में, सामान्य शब्दावली में, बेसिक जो अपन लैंग्वेज यूज करते हैं रेंट के लिए और रॉयल्टी के लिए, बोलने में दोनों सिमिलर जैसा लगता है, नियर अबाउट सिमिलर लगता है, बहुत थोड़ा सा बारीकी अंदर इसमें होता है। किराया क्या होता है, समान रूप से किसी के घर को, किसी के किराए की दुकान को, किसी की दुकान को अपन यूज करते हैं, उसके बदले में जो शुल्क चुकाते हैं वो किराया रहता है। वो भूमि हो, भवन हो, प्लांट हो, मशीन हो, इस टाइप की जो चीजें होती हैं, और वो एक निर्धारित समय के लिए रहता है, 1 महीने का किराया, 2 महीने का किराया, 6 महीने का किराया, साल भर का किराया। लेकिन अधिकार शुल्क में ऐसा नहीं है। अधिकार शुल्क में जो संपत्ति आप ले रहे हैं वो स्थायी संपत्ति भी हो सकती है या अन्य कोई और संपत्ति भी हो सकती है, पट्टे की संपत्ति भी हो सकती है, जनरली पट्टे पे ही लिया जाता है। और दूसरी चीज होती है किराया, समान रूप से मासिक होता है, आपने उपयोग किया हो या ना किया हो आपको इतना देना पड़ेगा। लेकिन रॉयल्टी में ऐसा नहीं है। रॉयल्टी में आपको जितना आप उपयोग करोगे, एक मिनिमम रेट उसमें होता है, लेकिन सामान्य कंडीशन में आप जितना उपयोग करेंगे, जितना उसकी संपत्ति को उपयोग करेंगे और जितना उसका सामान निकालेंगे, तो एक निर्धारित दर जो फिक्स होता है पहले से एग्रीमेंट के बेस पे, उसके हिसाब से आपको क्या देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। ये 2 बेसिक अंतर होते हैं किराए में और किसमें, अधिकार शुल्क में। अब इसमें जो प्रमुख शब्द हैं, मैं उन शब्दों को समझा दूं कि मतलब एक्चुअली होता क्या है। अधिकार शुल्क जैसे आपको पहले बता चुका हूं मैं
कि अधिकार शुल्क हमारा क्या होता है। अधिकार शुल्क हमारा क्या होता है, किसी दूसरे की संपत्ति को एक निश्चित उद्देश्य, एक निश्चित अवधि के लिए अपने अधिग्रहण में लेना और उसका उपभोग कंजम्पशन करना, उसके बदले में चुकाई जाने वाली फीस क्या कहलाएगी, अधिकार शुल्क कहलाएगी। न्यूनतम किराया, मिनिमम रेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम रेंट। न्यूनतम किराया क्या होता है, न्यूनतम किराया एक ऐसा किराया होता है जो उस कंडीशन में संपत्ति का मालिक लेता है, अपने जिसको पट्टा दिया उससे, अगर पट्टा लेने वाला पट्टा देने वाली की संपत्ति को यूज नहीं कर पाता या नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में जब कोई भी संपत्ति नहीं निकालेगा वहां से वो, तो रेट अगर दिया भी हुआ तो अधिकार शुल्क कुछ नहीं आएगा। मान लीजिए उत्पादन क्या जीरो, उत्पादन के जीरो, रेट मान लीजिए दिखा हुआ है 100 रुपए प्रति किलोग्राम गिट्टी के दाम से, लेकिन जब उत्पादन ही जीरो है तो जीरो पे रॉयल्टी आएगा। तो ऐसे में जब संपत्ति के मालिक का नुकसान है, तो निर्धारित दर से तय करने के बावजूद भी उन दोनों के बीच एक होता है अमाउंट फिक्स होता है कि न्यूनतम मेरा अधिकार शुल्क इतना होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ तो मैं ज्यादा लूंगा, लेकिन इससे अगर कम हुआ तो मैं इस अमाउंट को लूंगा। उसी अमाउंट को अपन क्या बोलते हैं, न्यूनतम किराया बोलते हैं। आता है लघु कार्य। लघु कार्य के भी दो ब्रांच है, एक होता है शोधनी और एक होता है अशोधनी, है ना। लघु कार्य हमारा पहले बताऊंगा आपको लघु कार्य क्या होता है, फिर बताऊंगा शोधनी और रिक्रूटमेंट और अनरिक्रूटमेंट, मतलब जो पूर्ति करने के लायक है या पूर्ति करने के लायक जो नहीं है क्या होते हैं। लघु कार्य क्या होता है, मान लीजिए हमने किसी के गिट्टी खदान को किराए पे लिया, न्यूनतम किराया मान लीजिए 10,000 है, न्यूनतम किराया कितना है 10,000 है, और रेट जो है 10 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब हमने वहां से 800 किलोग्राम निकाला एक साल में, तो 800 किलोग्राम का 10 रुपए के रेट से हमारा रॉयल्टी कितना बनता है 8,000 रुपए, लेकिन हमारा न्यूनतम किराया कितना निर्धारित हुआ था 10,000। तो ऐसे में हमने उत्पादन किया है 8,000 का, हमने मिनिमम रेट तय किया 10,000, हमको तो 10,000 देना पड़ेगा संपत्ति के मालिक को, जिसने पट्टा हमको दिया है, जिसने हमको लीज पे दिया है। हालांकि हमने तो उत्पादन किया कितना है 8,000, हमको देना पड़ रहा है कितना 10,000, हमको 2,000 रुपए ऐसा देना पड़ रहा है जिसके लिए हमने कार्य नहीं किया है, उसी को बोलते हैं लघु कार्य, शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। तो शॉर्ट वर्किंग कब निकलता है, जब न्यूनतम किराए की राशि रॉयल्टी की राशि से ज्यादा होती है, या ऐसा बोल लीजिए जब रॉयल्टी की राशि न्यूनतम किराए की राशि मिनिमम रेंट से कम होती है, तो जो बैलेंस अमाउंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, लघु कार्य। अब लघु कार्य के बाद में इसमें दो बातें होती हैं, शोधनी और अशोधनी। लघु कार्य में हमारी दो बातें होती हैं, शोधनी और अशोधनी। शोधनी का मतलब होता है जिसकी पूर्ति हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आज आपका लघु कार्य आ गया, अब लघु कार्य एक्चुअली है क्या, नुकसान है किसके लिए, जिसने पट्टा लिया है, पट्टा देने वाला नहीं, पट्टा जिसने लिया है जो उत्पादन करेगा, उसने उत्पादन किया 8,000 का, दे रहा है 10,000, 2,000 रुपये क्या हुआ, उसका नुकसान हुआ। तो अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट, तो आप ये देखिए पहले कि वो कितने साल तक रिक्रूटमेंट करता बोल रहा है, पर ये देखिए कि शोधन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो शोधनी तभी होगा जब जो पट्टा लिया है उसके एग्रीमेंट में ये बात लिखी हो कि अगर किसी कंडीशन में रॉयल्टी की राशि कम आती मिनिमम रेंट से, तो मिनिमम रेंट भुगतान करेंगे, उस कंडीशन में जो शॉर्ट वर्किंग निकलेगा उसको आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, या जो भी ईयर बोले सवाल में एग्रीमेंट में, उसको वो शोधन कर सकता है, तो क्या कहलाएगा, शोधनी। और शोधन अगर नहीं कर सकता तो क्या कहलाएगा, अशोधनी। अभी मैं बार बार जो बोल रहा हूँ शोधन बोल रहा हूँ, ये किसमें से करेगा, तो इसके लिए अपना अगला वर्ड जानना जरूरी है, हमारा ये सरप्लस क्या होता है, अधिक क्या होता है। अब मान लीजिए अगले साल वो 1,500 किलोग्राम गिट्टी निकाला, रेट कितना तय हुआ था 10 रुपये प्रति किलोग्राम, तो 1,500 को कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये हो जाएगा। मिनिमम रेंट हमारा कितना है, ऑलरेडी 10,000 फिक्स किया हुआ है, एक्स्ट्रा उत्पादन कितना कर लिया आपने 5,000। अब समझिए इसको कैसे ट्रीटमेंट करना है। आपने सरप्लस प्रोडक्शन किया कितना है 5,000, अगर मान लीजिए वो 2,000 जो आपने पेमेंट किया था शॉर्ट वर्किंग लघु कार्य, अगर वो शोधनी था, तो इस बार जो 5,000 आपने एक्स्ट्रा उत्पादन किया है उसमें से आपका 2,000 रुपये क्या जाएगा, पूर्ति हो जाएगा, तो पेमेंट हो जाएगा। अब आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 13,000। मिनिमम तो 10,000 है,
एक्स्ट्रा आपने 5 किया है क्योंकि आपके पास राइट है कि पुराने हानि को पूरा करने का 2000 बची हुई आपके पास में है, तो 2013 में से 15 में से 2 माइनस कर दीजिए, आप पूर्ति कर लिया। अब कितना बचा 13, तो अब एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है पूरा पूरा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर ऐसा रहता कि वो 2000 का आशोधन है, शोधन आप नहीं कर सकते, तो आपको फिर पूरा 15000 पेमेंट करना पड़ेगा। तो सरप्लस क्या होता है? सरप्लस तब आता है जब अधिकार शुल्क की राशि, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से ज्यादा होती है। जब अधिकार शुल्क की राशि इस न्यूनतम किराए से ज्यादा होगी तो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा उसको क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं। इसके पश्चात समायोजन ना होने वाली लघु कार्य। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में बोल देगा, एग्रीमेंट में जाएगा आपस में पट्टा देने वाले और पट्टा लेने वाले के बीच में, पट्टा दाता पट्टा ग्रहीता के बीच में, कि लघु कार्य का राशि का समायोजन करने का अधिकार नहीं है। जब लघु कार्य का राशि का समायोजन करने का अधिकार नहीं रहेगा तो ऐसी कंडीशन में हर साल आप उसको कहाँ लेके जाएंगे? लाभ हानि में। मान लीजिए यहाँ पर कंडीशन आई आप वापस, न्यूनतम किराया 10,000, अधिकार शुल्क है 8,000, लघु कार्य है 2,000, आपने पेमेंट कितना किया? 10,000। तो लघु कार्य हमारा तो कितना है? 2,000 है। तो भाई एंट्री जब अपन करेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड सॉल्विंग अकाउंट हमारा डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक, और जो रॉयल्टी का अमाउंट 8,000 रुपए है वो तो जाएगी लाभ हानि खाते में हर साल। रॉयल्टी की राशि हर साल लाभ हानि खाते में जाएगी। लेकिन लघु कार्य को अगर पूरा करने का अधिकार नहीं है आपके पास तो वो राशि कहाँ जाएगी? लाभ हानि खाते में जाएगी। कहाँ जाएगी? लाभ हानि खाते में जाएगी। क्योंकि आप उसको रख के क्या करेंगे? आपको आगे किसी भी वर्ष में उसको पूरा करने का अधिकार नहीं है, उसी वो भी कहाँ जाएगी? लाभ हानि खाते में जाएगी। न्यूनतम किराए की राशि में परिवर्तन। अब ये कई बार ऐसा भी एग्रीमेंट होता है कि पट्टा देने वाले या पट्टा लेने वाले, पट्टा दाता पट्टा ग्रहीता के बीच में आपस में जो एग्रीमेंट होता है उसमें कि न्यूनतम किराया राशि जरूरी नहीं कि हर साल 10,000 है, और पहले साल 10,000 रहेगी, फिर उसका 15 कर दे, फिर 20 कर दे, वो डिपेंड नहीं करता है कि आपस में एग्रीमेंट क्या हुआ है। ठीक है, अर्धवार्षिक हो या त्रैमासिक हो। देखिए कई बार क्या होता है, अपन गणना क्वेश्चन में बोलेगा आपको या एग्रीमेंट में लिखा रहेगा कि गणना हर साल त्रैमासिक होगी या हाफ ईयरली होगी, इस प्रकार से पढ़ने को दिया रहेगा। तो सब कुछ कैलकुलेशन वैसे ही रहेगा, लेकिन जब लाभ हानि में लेके जाएंगे वो वर्ष के आखिरी में लेके जाएंगे। अगर हाफ ईयरली है तो वह 6 महीने की एंट्री होगी, फिर अगले 6 महीने की एंट्री होगी, लेकिन लाभ हानि में ट्रांसफर वर्ष के हमेशा आखिरी में होगा। लघु कार्य राशि का पूर्ति का अधिकार ना होना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लघु कार्य राशि का पूर्ति का अधिकार नहीं होने का मतलब ये होता है तुम्हारा कि कभी कभी हमारा ये होता है कि लघु कार्य, आपको शुरू में बोल देगा कि लघु कार्य की राशि को पूर्ति का अधिकार नहीं होना, तो जिस वर्ष बोला, जिस सवाल में सब बोला, और अगर आपका किसी वर्ष लघु कार्य राशि आता है तो आप पंजी क्या करेंगे? अधिकार शुल्क लेखा विकलन, लघु कार्य लेखा विकलन भूस्वामी से, अगली पंजी भूस्वामी विकलन से, बैंक से न्यूनतम किराए की राशि के साथ, लाभ हानि खाता विकलन किससे? अधिकार शुल्क से। और उसी प्रकार से जो लघु कार्य आया है आगे नहीं ले जा सकते, वो भी लाभ हानि में जाएगा, लाभ हानि खाता विकलन किससे? लघु कार्य से। हड़ताल या तालाबंदी, हड़ताल हो या तालाबंदी हो, दोनों कंडीशन एक साथ समझा रहे हैं आपको। ये डिपेंड, हड़ताल क्या होता है? डिपेंड करता है। अगर किसी कारणवश क्या होता है, कभी कभी किसी फैक्ट्री में या जहाँ पर उत्पादन होता है वहां पर हड़ताल लगती है, जिससे कई कारण हो सकते हैं। तो हड़ताल होने के कारण उत्पादन हमेशा कम होता है, प्रभावित होता है, उत्पादन कम होता है। उत्पादन कम होने की कंडीशन में सीधी बात है लघु कार्य आ जाएगा, क्योंकि रॉयल्टी की राशि, अधिकार शुल्क की राशि हमेशा किससे कम आ जाएगी? न्यूनतम किराए से। जरूरी नहीं है, कई बार ज्यादा उत्पादन हो जाता है, अपन उस केस की बात कर रहे हैं जब कम आ जाए। तो अब कैसे करेंगे? तो लघु कार्य तो आएगा, लेकिन इसमें 2-3 बातें एडजस्टमेंट की होती हैं। अगर पट्टा दाता चाहे तो न्यूनतम किराए की राशि को जो उत्पादन हुआ है वहां तक भी ले सकता है, या जितना दिन उत्पादन नहीं हुआ उस महीने के हिसाब से उसको कन्वर्ट करके कम भी कर सकता है। मतलब वो आपसी तालमेल है पट्टा दाता और पट्टा ग्रहीता के बीच में, कि लोग आपस में ट्यूनिंग कैसी है, और पट्टा दाता जो संपत्ति का वास्तविक स्वामी है उस कंडीशन में वो क्या एग्रीमेंट करता है, चाहे वो हड़ताल हो चाहे वो तालाबंदी हो। अब आता है उपपट्टा क्या होता है? उपपट्टे का मतलब होता क्या है? उपपट्टा मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक मकान को किराए से लिया, मैं एक मकान का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मैंने मकान को किराए में लिया, मकान मालिक कोई और है, मैंने मिस्टर ए से अपने उसके मकान को किराए पे लिया। मकान बहुत बड़ा था, मेरे को 15,000 किराया देना पड़ता था, मुझे भारी लगा। मैंने किराए के 2 कमरे को उठा करके किसी सी को किराए में दे दिया। मैं क्या कहलाऊंगा उसके लिए? मैं
उप किराएदार, उप किराएदार, वो शिकमी किराएदार है मेरा, मैं मकान का मालिक नहीं हूँ, लेकिन वो मैं उसके लिए मकान उसके लिए मकान का मैं क्या हूँ, स्वामी हूँ। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जब पट्टा पर लेते हैं कोई खान को, कोई तेल का कुआं को, या किसी भी चीज़ को पर लेते हैं और उत्पादन करते हैं, कई बार ऐसा होता है अपन बहुत बड़ा एरिया ले लेते हैं और उत्पादन पूरा कर नहीं पाते हैं, या और अन्य किसी कारण से अपन आधे पट्टे को या 1/4 को या 2/3 को या 3/4 जैसे भी हो, अपन किसी और को पट्टे पे दे देते हैं, वो उत्पादन करेगा। तो आधा हिस्सा मैं अपने लिए रखा, आधा हिस्सा मैंने किसी और को एग्रीमेंट करा, उसके लिए पट्टा दाता बन करके और उसको उत्पादन के लिए दे दिया। तो यहाँ पर दो तरीके की एंट्री होगी। पहली एंट्री ये होगी, मैं उसके लिए पट्टा दाता हूँ, मेरा पट्टा ग्रहीता है, उससे मेरे को कितना लेना है इस बेस पे गणना किया जाएगा। अब वास्तव में जो रियल ऑनर है उसका, जो मालिक है उस संपत्ति का, उसको मेरे को कितना देना है, उसके लिए मैं पट्टा ग्रहीता हूँ, उस हिसाब से गणना किया जाएगा। लेकिन उत्पादन जो मैं किया हूँ और जो उत्पादन वो किया है, दोनों को मिलाकर एक साथ किया जाएगा। मैं फिर से क्लियर करता हूँ। इसमें दो एग्रीमेंट हुए। पहला जो संपत्ति का वास्तविक स्वामी है और मेरे बीच में होगा, उत्पादन पर क्या रेट से लगेगा, अधिकार शुल्क राशि गणना करने के लिए किस रेट से लगेगा, उत्पादन पर न्यूनतम किराया कितना होगा, सब बातें फिर फिक्स होंगी। एक एग्रीमेंट हो गया। दूसरा एग्रीमेंट हो गया मेरे बीच में और जिससे मैंने इसको पट्टादार बनाया अपने साथ में, उसके बीच में किस रेट से उत्पादन का दर लगेगा, तुम्हारे को न्यूनतम किराया कितना होगा, ठीक है। तो जो वो उत्पादन कर रहा है, जो थर्ड पार्टी उत्पादन कर रहा है, जिसको मैंने दिया है, उसके लिए मैं गणना करूंगा मेरे को उससे कितना पैसा लेना है, रॉयल्टी कितनी आई, पूरा कंप्लीट नए रेट से जो मेरे उसके बीच हुआ उस रेट से होगा। लेकिन जब मैं आपको कितना देना ये गणना करूंगा, तो जो मैं उत्पादन किया हूँ, जो वो उत्पादन किया, दोनों को मिलाकर उस रेट से करूंगा जिस रेट के बीच में आपके और मेरे बीच तय हुआ है, ए के बीच में और मेरे बीच तय हुआ, ठीक है। तो ये हमारा होता है क्या, पट्टा होता है। हमारा क्या होता है, शुरुआत में एक चीज़ और आती है, जैसे पंजीकृत रजिस्ट्री कैसे करेंगे, ये हर साल एक जैसी पंजी होती है, ठीक है ना। बस फर्स्ट ईयर में क्या होता है हमारा, अब किसी भी ईयर में आप ये ध्यान देंगे, अगर लघु कार्य का अपलेखन का अधिकार आपको है, इफ यू हैव राइट टू रिकूपमेंट ऑफ द फॉरवर्किंग अमाउंट, तो उसको आप रखे रहेंगे, लाभ हानि में लेकर नहीं जाएंगे। कब तक का, जब तक का उसको पूरा करने का अधिकार आपको है। और जिस वर्ष उसको पूरा करने का अधिकार खत्म हो गया, आप पूरा नहीं कर पाओगे, बचा हुआ अमाउंट है लघु कार्य का, तो आखिर में कहाँ चले जाएगा, लाभ हानि खाते के डेबिट चलेगा, लाभ हानि खाता विकलन जिससे लघु कार्य से। तो पंजी हमारी होती है क्या, अधिकार शुल्क लेखा विकलन, लघु कार्य लेखा विकलन, भूस्वामी से पहली पंजी, रॉयल्टी की राशि शॉर्ट वर्किंग के साथ दे होने पर, भूस्वामी विकलन जिससे बैंक के रोकड़ लेकर से राशि भुगतान करने पर, लाभ हानि खाता विकलन जिससे अधिकार शुल्क से, अधिकार शुल्क की राशि, क्योंकि अधिकार शुल्क खर्चा है, हानि है, उत्पादन करने का आप शुल्क दे रहे हैं आप, तो लाभ हानि में जाएगा, लाभ हानि विकलन जिससे अधिकार शुल्क से। और अगर लघु कार्य राशि भी जो है, लघु कार्य राशि भी जो है आगे नहीं ले आ सकते, तो लाभ हानि खाता विकलन से लघु कार्य राशि से, ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक होता है लघु कार्य संचय खाता। ये लघु कार्य संचय खाता क्या होता है, देखिए क्या होता है, बात समझिएगा। मैंने पहले साल उत्पादन किया, मेरा लघु कार्य आया, लघु कार्य को पहले 3 साल में पूरा करने का अधिकार है, पहले 3 साल में पूरा करने का अधिकार है। पहले साल लघु कार्य आया, न्यूनतम किराया पेमेंट करूंगा, दूसरे साल फिर लघु कार्य आया, न्यूनतम किराया पेमेंट करूंगा, पता लगा तीसरे साल फिर लघु कार्य आ गया, न्यूनतम किराया पेमेंट करूंगा। अब 3 साल तो पूरे हो गए, अब तो आगे ले जा ही नहीं सकते हैं, पूरे लघु कार्य कहाँ ले जाऊंगा मैं, लाभ हानि खाते में। तो पहले साल का भी लघु कार्य, दूसरे साल का भी लघु कार्य, तीसरे साल का भी लघु कार्य, इसमें कहाँ इफेक्ट दिखा रहा है, तीसरे साल के लाभ हानि खाते में। तो तीसरे साल का लाभ हानि खाता सही सही लाभ हानि की दिशा को नहीं दर्शाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर सवाल बोला जाए कि लघु कार्य शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट, लघु कार्य संचय खाता खोलिए, तो लघु कार्य संचय खाता खोलने का बोलेगा आपको, तो आप क्या करेंगे, जिस ईयर में लघु कार्य आता है आप उसी साल लघु कार्य खाता खोल देंगे। जिस वर्ष में लघु कार्य आपका आता है उस वर्ष ही लघु कार्य खाता आप खोल देंगे, ठीक है। और जब इसकी पूर्ति होती है, इसकी पूर्ति अगले साल में जैसे कुछ पूर्ति हुई तो उसको समाकलित कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। और आखिरी में बचता है कि ये नहीं पूरा हो रहा था, उसको कहाँ चले जाएंगे, लाभ हानि, ठीक है ना। इसको खोलने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हर वर्ष का लाभ हानि खाता सही सही लाभ हानि बताए,
किसी प्रकार की भी 1 वर्ष के कारण या 2 वर्ष के कारण किसी तीसरे वर्ष में या चौथे वर्ष में लाभ हानि का आकलन सही से हो सके, गलत प्रभाव ना पड़े, इसको दर्शाने के लिए अपन क्या बोलते हैं, लाभ हानि संचय। ठीक है, तो शुरू से रिवाइज कर देता हूं मैं आपके लिए। अधिकार शुल्क खाते क्या होते हैं? रॉयल्टी अकाउंट क्या होता है? किसी दूसरे की संपत्ति को एक विशेष उद्देश्य से एक विशेष अवधि के लिए अपने अधिकार में लेना ताकि उत्पादन कर सके, उसके बदले में देने वाला प्रतिफल क्या कहलाएगा? अधिकार शुल्क। इसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं? उद्देश्य का होना, अवधि का होना, प्रतिफल का होना, उत्पादन का होना, निर्धारित दर का होना और प्रयोग का होना। किराया अधिकार शुल्क में क्या अंतर होता है? किराया मतलब होता है एक स्थायी संपत्ति को यूज करने के लिए, इसके लिए कोई भी संपत्ति हो सकती है। किराया होता है निश्चित समय महीने के हिसाब से जनरली करना होता है, ये आपका उत्पादन के हिसाब से करना होता है। प्रमुख शब्द अधिकार शुल्क बता चुका हूं। न्यूनतम किराया वह राशि होती है, मिनिमम रेंट। न्यूनतम किराया वह राशि होती है जो अधिकार शुल्क की राशि, अधिकार शुल्क राशि कम आने की कंडीशन में पट्टा ग्रहीता द्वारा पट्टादाता को भुगतान की जाती है। सामान्य रूप से जो मिनिमम अमाउंट है, जब रॉयल्टी की अमाउंट अगर इससे कम आएगी तो इस राशि का भुगतान करेंगे पट्टादाता को, कौन? पट्टा ग्रहीता। लघु कार्य रॉयल्टी और अधिकार शुल्क के बीच की रॉयल्टी और न्यूनतम किराए के बीच की राशि क्या बोलते हैं? लघु कार्य बोलते हैं। 2 प्रकार के शोधनीय शोधनी, जिस हानि का पूरा करने का अधिकार हो शोधनी, और आगे जाकर पूरा नहीं कर सकते क्या कहलाएगी? अशोधनी। सरप्लस माने जिस साल एक्स्ट्रा उत्पादन करते हैं हम लोग, क्या कहलाएगा? आदि। आदि का यूज क्या होता है? अगर पुरानी हानि है और उसको पूरा करने का अधिकार है तो उसको पूरा कर लेंगे, आदि की में से नहीं है तो ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर क्या है, अधिकार शुल्क जो पेमेंट होगा या तो न्यूनतम किराया होगा मिनिमम, या अगर ज्यादा उत्पादन हुआ तो ज्यादा करना पड़ेगा। समझ में आने वाली न्यूनतम किराए की राशि में परिवर्तन, न्यूनतम किराए की राशि का हर बार परिवर्तन जरूरी नहीं हो, हर साल एक भी हो सकती है, हर साल अलग अलग भी हो सकती है। अर्धवार्षिक होता है त्रैमासिक को गणना, त्रैमासिक पूरा त्रैमासिक करेंगे और वार्षिक पूरा अर्धवार्षिक करेंगे, लाभ हानि में आखिरी में लेके जाएंगे। लघु कार्य संचय खाता, लघु कार्य संचय खाता आपको फिर मैं बताया हूँ, जिस वर्ष हमारा लघु कार्य आता है उसको उसी वर्ष हम लघु कार्य संचय खाते के नाम से खोल देते हैं, लाभ हानि पैसे निकाल की व्यवस्था कर लेते हैं और जब आखिर में व्यवस्था उसको ले जाकर फिर वहाँ समायोजन कर देते हैं, जब उसको आपूर्ति करते हैं। लघु कार्य राशि का पूर्ति का अधिकार न होना, अगर लघु कार्य राशि का पूर्ति का अधिकार नहीं रहेगा तो हर साल लघु कार्य राशि को डायरेक्ट कहाँ ले जाएंगे? लाभ हानि खाते में जाकर समाप्त कर देंगे। हड़ताल तालाबंदी, जब हड़ताल तालाबंदी होती है तो अधिकार शुल्क की राशि अगर कम आती है उस कंडीशन में ये डिपेंड करता है आपस में एग्रीमेंट और तालमेल कैसा है पट्टादाता पट्टा ग्रहीता के बीच में। वो चाहे तो न्यूनतम किराए की राशि को कम भी कर सकता है, वो चाहे तो न्यूनतम किराए की राशि को रॉयल्टी की राशि तक का सीमित भी कर सकता है, वो चाहे तो न्यूनतम किराए की राशि को जितने महीने काम नहीं हुए हैं उस रेशियो में कम कर सकता है। वो पट्टा एक पट्टेदार, एक पट्टा ग्रहीता ने जो अपने पट्टे को उसके आधे हिस्से को या 1/4 को या 2/3 को किसी अन्य को ट्रांसफर कर दिया तो उसका बोलते हैं उपट्टा। इसमें 2 गणना होंगी। मैंने ए से लिया, मैंने सी को ट्रांसफर किया तो मैं 2 गणना करूंगा, एक को सी से लेना कितना है, ए को देना कितना है। जो सी से लेना है मेरे और सी के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है, रेट क्या है, मिनिमम रेट कितना है, उस बेस पे करना होगी। लेकिन जो ए को देना है उस कंडीशन में जो मैं उत्पादन किया हूँ और जो सी उत्पादन किया है उन दोनों को मिलाकर के उस रेट से तय किया जाएगा जो हमारे और ए के बीच में निर्धारित है। ये रॉयल्टी अकाउंट नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।